नमस्कार साथियों। इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि नागरिक शास्त्र कक्षा 12 उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो जन आंदोलनों का उदय नाम का पाठ है, यानी कि राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, उसमें 3 प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो लगभग सिमिलर हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं प्रश्न बता देता हूँ। एक प्रश्न इसमें पूछा गया है, मछुआरों के राष्ट्रीय संगठन का नाम लिखें। एक प्रश्न पूछा है, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने केंद्र सरकार से कब लड़ाई लड़ी। और एक क्वेश्चन पूछा है, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम की स्थापना क्यों की गई। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से नेशनल फिश वर्कर्स फोरम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले इसमें फ़िश एक वर्ड आया है, तो फ़िश के बारे में थोड़ा सा जान लें कि भारत में जो है मछली का उत्पादन वो दुनिया भर में दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। पहले स्थान पर चीन है। और भारत की जो कोस्ट लाइन अगर देखेंगे, समुद्र में कितने राज्य हमारे मिलते हैं, तो 9 राज्य समुद्रों से मिलते हैं। जैसे ये भारत का मैप है, दक्षिण भारत का मैप दिखा रहे हैं। इस तरफ देखेंगे पूर्व की दिशा में तो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। इस दिशा में देखेंगे तो अरब सागर है, और दक्षिण में पूरा हिंद महासागर है। इसमें 9 राज्य जो समुद्र से सीमा रेखा साझा करते हैं उसको देख लेते हैं। एक तो गुजरात है, महाराष्ट्र, और एक छोटा सा गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश में यहाँ से कट करके एक तेलंगाना राज्य बन गया है, 2 जून 2014 को बना था, इसके बारे में आपको मालूम होगा। तो ये जो समुद्री रेखा है ये 6100 किलोमीटर है, यानी कि 6100 किलोमीटर लंबा है ये सीमा रेखा है। और अगर हम पूरा ये जैसे ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, या यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है, इन सब की सीमा रेखा और ये जो मेन लैंड है, इन सब की सीमा रेखा मिलाकर देखें जो समुद्रों से साझा करती है, तो वो 7516.6 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन मिल जाएगा। यानी कि एक बहुत लंबा कोस्ट लाइन है, जिसमें बहुत सारी मात्रा में किसान जो हैं, जो मछली पालक हैं, जो फ़िश फार्मिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें मछली के बारे में। जैसे नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी 1985 से 90, 5 साल नीली क्रांति चली थी। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। इसका मकसद ये था कि अंतर्देशीय यानी कि अंतर्राज्यीय यानी कि देश के अंदर में जो नदियां हैं या जो तालाब हैं उनके माध्यम से मछली का उत्पादन, और समुद्रों के माध्यम से मछली का उत्पादन अधिक मात्रा में बढ़ाया जाए। इसलिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी मछली उत्पादन के क्षेत्र में। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। और फिर 1992 से 97 यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में गहन समुद्री मत्स्य पालन कार्यक्रम लाया गया था, समुद्री मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और इसमें रोज़गार अगर देखें तो करीब 1.5 करोड़ रोज़गार का सृजन होता है भारत में मछली उत्पादन के क्षेत्र में। और मछुआरों की संख्या की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, और मछली के उत्पादन में भी देखें तब भी दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर चीन आता है। चीन में ज़्यादा मात्रा में मछली का उत्पादन होता है क्योंकि उसकी सीमा रेखा भी लंबी है। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, NFF का पूरा नाम है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, और ये मछुआरों का एक प्रकार से राष्ट्रीय संगठन था। पहले छोटे छोटे संगठन हुआ करते थे, मिल करके सरकार के विरुद्ध या सरकार के जो नीतियाँ थी, गलत नीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए नेशनल फिश वर्कर्स फोरम की स्थापना किया गया। अगर पूछे कब किया गया तो ये 1980 के दशक में किया गया। इसमें जो नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने जो संघर्ष किया, जो विवाद किया, उसके जो मुख्य कारण थे उस सरकार की नीतियों के विरुद्ध था। उसमें अगर हम देखें तो पहला नंबर हो सकता है यंत्रीकृत मत्स्य आखेट, यानी कि जो मत्स्य का आखेट किया जाना था उसको यंत्रीकरण किया जा रहा था, प्रौद्योगिकी बेस्ड किया जा रहा था, टेक्नोलॉजी बेस्ड किया जा रहा था। इससे क्या होता कि किसानों को अधिक मात्रा में बेरोजगारी हो जाती, क्योंकि जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, वो लोग आकर के इसमें अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगते हैं, जिससे कि भारत के जो मछली पालक हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। दूसरा, मत्स्य दोहन हेतु बॉटम ट्राउलिंग की अनुमति, यानी कि जो मछली मारा जाता है, समुद्र से निकाला जाता है या नदियों से तालाबों से निकाला जाता है, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा था जिसका नाम था बॉटम ट्राउलिंग। तो बॉटम ट्राउलिंग से क्या है कि अधिक मात्रा में मछली जल्दी जल्दी पकड़ा जा सकता है। एक इसमें तस्वीर देख सकते हैं आप, जैसे ऊपर ये है एक शिप है, और शिप में एक डोर के माध्यम से नीचे नेट लगा हुआ है, जाल लगा हुआ है, और इसमें मछलियों को पकड़ा जा रहा है जाल के माध्यम से। तो इससे क्या होगा कि अधिक मात्रा में
मछलियाँ पकड़ में आ जाएंगी तो इनके पास उत्पादन की मात्रा अधिक हो जाएगी। जिनके पास ये टेक्नोलॉजी रहेगी उनके पास उत्पादन की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो ये मार्केट में ज़्यादा कब्जा कर लेंगे। और जो आम किसान है जो पारंपरिक तरीके से मछली पालन करता है वो इनसे टक्कर नहीं ले पाएगा और आम नागरिकों का, आम मछली पालकों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। तीसरा देखें तो जीवन और आजीविका के सम्मुख संकट उत्पन्न हो जाता, जाहिर सी बात है। और 1980 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में यानी कि 1985 के आसपास आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई जा रही थी कि आर्थिक उदारीकरण नीति अपनाई जाए, बहुत सारे लोग यहाँ पर उद्योग लगाएं या मछली पालन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि इसका उत्पादन अधिक मात्रा में हो सके, रोजगार अधिक मात्रा में बढ़ सकें। तो आर्थिक उदारीकरण क्या है, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि उदारीकरण की इंग्लिश लिबरलाइजेशन होता है। तो उदारीकरण सरकार के नियमों के ढलान को संदर्भित करता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण लगातार जारी होने वाले वित्तीय सुधारों को दर्शाता है। 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण, वैश्वीकरण और जो प्राइवेटाइजेशन है उसको लागू किया गया था। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। जैसे पहले क्या था, जब देश आज़ाद हुआ था तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज़्यादा फोकस किया गया था और जो आयात निर्यात की जो नीति अपनाई गई थी वो अंतर्मुखी नीति अपनाई गई थी, यानी कि हम बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो वाली नीति अपनाई गई थी। लेकिन 1991 के बाद ये अंतर्मुखी व्यापार नीति को समाप्त करके लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण की ओर बढ़ा गया, जिससे कोई भी व्यक्ति भारत में आकर के इंडस्ट्री लगा सके और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि बाज़ार जो है खुला किया जाए। मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई, यानी वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। तो इसका मतलब यही था कि कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लगा सकता है और अपना उत्पादन कर सकता है। इस प्रक्रिया में विश्व के साथ व्यापार की शर्तों को उदार बनाया जाता है, जिससे न केवल अर्थव्यवस्था का विकास सुनिश्चित होता है बल्कि देश का व्यापक विकास तथा बहुमुखी उन्नति होता है। उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंध, जैसे लाइसेंस वगैरह, लाइसेंस कोटा चलता था पहले, तो वो सारे नियम हटा दिए गए और लिबरल होकर के कोई भी इंडस्ट्री लगा सके, ऐसा नियम बनाया गया। तो सरकार से संघर्ष जैसे प्रश्न में भी एक प्रश्न पूछा गया कि जो NFF है, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, वो सरकार से कब संघर्ष आरंभ किया। तो उसमें सबसे पहले 1997 में सबसे पहले केंद्र सरकार से NFF ने अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद 1990 के दशक में सार्वजनिक संघर्ष किया था और जुलाई 2002 में देशव्यापी हड़ताल किया था। और कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसी एक या किसी दो किसान आंदोलन के नाम लिखें, तो उसमें भी एक हम ये जो नेशनल फिश वर्कर्स फोरम का जो आंदोलन है इसका हम उल्लेख कर सकते हैं। इसके अलावा चिपको आंदोलन जो था वो भी एक प्रकार से किसान आंदोलन की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो आंदोलन से संबंधित एक छोटा सा वीडियो इसके बारे में बनाना था, NFF के बारे में। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। इसको अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके आगे वाले सभी वीडियो आप पा सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।